नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पार्ट्स को लेकर के, एक एक भाग को लेकर के उसके एमसीक्यू और उसकी क्लास दोनों आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। उसी में से एक भाग है भाग 4, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज की जो हमारा वीडियो है, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो है संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज इसके बारे में हम लोग सारी चीजें जानेंगे, इसके आर्टिकल्स को पूरा पढ़ेंगे, ये क्या है, ये क्या कार्य करता है और इसको संविधान में पहले से शामिल किया गया था कि कोई संशोधन करके इसको लाया गया। इन सारी बातों को क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ताकि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कोई क्वेश्चन आए तो क्या हो, आपसे बने। ठीक, क्लियर। तो इसके एक एक आर्टिकल्स को भी हम क्या करेंगे, रटते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से वीडियो को देखो उसको रटो और उसको समझो भी। खाली जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें संविधान को केवल रटना नहीं है, हमें संविधान को समझते हुए क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो जितना इसको समझोगे ये उतने अच्छे से क्या होगा, आपसे बनेगा। क्लियर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डीपीएसपी। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले तो इसका परिचय दे दूं मैं। तो इसका परिचय ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक, ये सबसे पहले आया था स्पेनिश संविधान में। ठीक, ये सबसे पहले वहां शामिल किया गया था, मगर बाद में क्या हुआ, आयरिश या इसी को बोलेंगे आयरलैंड। ठीक, आयरिश या आयरलैंड के संविधान में क्या किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। सबसे पहले किसने अपने संविधान में इसे शामिल किया, तो आयरलैंड ने इसे अपने संविधान में शामिल किया। और वह लिखा, मतलब अपने संविधान के कौन से आर्टिकल में शामिल किया, तो आर्टिकल 45 में इसने क्या किया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। और हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लिया गया है आयरलैंड से। ठीक, और ये आयरलैंड के किस आर्टिकल में था, तो ये आयरलैंड के 45 नंबर्स के आर्टिकल में था, जिसने क्या किया, पहली बार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया। और फिर हमने आयरलैंड से क्या किया, उसको अपने संविधान में शामिल किया। तो मूल संविधान में ही क्या किया गया था, इसे शामिल किया गया था। ठीक है ना, मतलब कोई संशोधन करके नीति निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं किए। ठीक, ये मूल संविधान में ही क्या था, शामिल था। ठीक है, क्लियर। तो ये जानना है क्या, परिचय, कि हमारे संविधान में कहां से लिया गया, हमने हमने कहां से लिया है, इसे आयरलैंड से लिया है। ठीक, क्लियर। अब इसका संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान यह है कि इसे रखा गया है भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, क्लियर। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक का जो स्वरूप है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो है राजनैतिक स्वरूप। कौन से स्वरूप का है ये, राजनैतिक स्वरूप है। और किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक नैतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, नैतिक। स्वरूप राजनीतिक इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, और ये अधिकार किसको प्राप्त है, जनता को। तो वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, वो राज्य को दिया गया एक निर्देश है। ठीक, क्या है, निर्देश है कि राज्य सरकारें संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों को अपने राज्य में लागू करें। ठीक, तो राज्य सरकार लागू करेगी, तो राज्य में कौन किसकी सरकार होती है, राजनीतिक पार्टियों की होती है। तो राज्य का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप राजनीतिक स्वरूप होगा। और ये कैसा अधिकार होगा, ये एक नैतिक अधिकार होगा। नैतिक अधिकार कहने का मतलब है कि इसको एक तरीके से जवाबदेही, ठीक, कि ये आपकी जिम्मेदारी है
कि आप अपने राज्य में ऐसी योजनाओं का निर्माण करो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उस राज्य में रहने वाले लोगों का क्या हो, कल्याण हो। ठीक है ना, तो ये एक नैतिक अधिकार है और इसका स्वरूप कैसा है, एक राजनैतिक स्वरूप है। ठीक है ना, क्लियर, ओके। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को बताते जा रहा हूं, ठीक, उसको धीरे धीरे समझते चलो और फिर इसके आर्टिकल को भी फिर हम देखेंगे। इसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंस है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के समान न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ठीक, या राज्य सरकारें अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं तो उसके लिए उनको क्या प्रावधान किया गया है। तो इन सारी बातों का वर्णन, मतलब इन सारी बातों का डिस्कशन हम आगे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना, मगर फिलहाल जैसा बता रहा हूं, जैसा समझा रहा हूं, उसको धीरे धीरे सुनते चलो और समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना, क्लियर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है पूछेगा तो राजनीतिक स्वरूप है ये, और किस प्रकार का अधिकार है ये, तो ये एक नैतिक अधिकार है। ठीक है, क्लियर, ओके। और कौन से आर्टिकल में ये, तो आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, अब क्या किए हैं कि इस नीति निर्देशक तत्वों को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, एक समाजवादी सिद्धांत के रूप में, एक गांधीवादी सिद्धांत के रूप में और एक उदार और बौद्धिक सिद्धांत के रूप में। ठीक है ना, और जो आर्टिकल है 36 से 51, इस पूरे आर्टिकल्स को इन 3 सिद्धांतों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो देखो कैसे, तो इसमें से जो 3 पार्ट में इसके सिद्धांतों को बांटे हैं तो वो एक है सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत। और ये पूरे आर्टिकल्स को इस 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांत का मतलब जो समाज से संबंधित काम हो। ठीक है ना, तो समाज से संबंधित कामों में कौन कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 41, 42, 43, 43A और 47, ये सारे आर्टिकल बताऊंगा मैं डिटेल में कि कौन क्या क्या कार्य करता है। ठीक, उसके बाद गांधीवादी में है आर्टिकल 40, 43B, 46, 47, 48, और उदारवादी सिद्धांत में है आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50 और 51। तो पूरे के पूरे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इन 3 सिद्धांतों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, क्लियर। और इसी के तहत राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसे नियम कानून का संचालन करे जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो, स्थापना हो। ठीक है, क्लियर, ओके, है ना। तो इस 3 सिद्धांतों को, मतलब राज्य के नीति तत्वों को इन 3 सिद्धांतों में डिवाइड किए हैं। अब इन्हीं आर्टिकल्स को हमको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो एक एक आर्टिकल को बताते जा रहा हूं, क्योंकि देखो यहां से क्वेश्चन ये आर्टिकल से ही आने हैं। ठीक, कि पूछ देगा ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, ठीक, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, सहकारी समिति का गठन किस आर्टिकल में है। ठीक, तो इस टाइप का क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप एक एक आर्टिकल को क्या करते हैं, अपन पढ़ते चलते हैं। फिर भी इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, नीति निर्देशक तत्वों को 3 सिद्धांतों में बांटा गया है। एक है सामाजिक सिद्धांत, जिसमें आर्टिकल है आपका 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47, ये सामाजिक सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत में क्या लिया गया है, 40, 43B, 46, 47, 48। और उदार और बौद्धिक सिद्धांत में क्या लिया गया है, 44, 45, 48A, 49, 50 और 51। ठीक है, क्लियर। और अब इनको क्या करना है, अपन को एक एक आर्टिकल को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मस्त इसको याद करते हुए चलिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है, केवल रटने वाला है। ठीक है ना, और यहीं से ही क्वेश्चन बनता है कि इस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि इसको ज्यादा डीप नहीं जाता। ठीक है ना, और कूट वाले क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन केवल बनते हैं तो केवल आर्टिकल वाला ही बनता है। ठीक है ना, तो चलिए, तो पहला है आर्टिकल 36, 37, 38 और 39। ठीक, 36, 37, 38 और 39। ठीक, तो 36 में आर्टिकल 36 बोलता है कि राज्य की परिभाषा, 36 क्या बोला, राज्य की परिभाषा बोला है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, किसको राज्य कहा जाएगा, ये कहा गया आर्टिकल 36 में। ठीक,
37 इंपॉर्टेंट, 37 इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर दो बातें कही गई हैं। 37 में पहली बात ये कही गई है कि राज्य में एक लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करना, मतलब राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है संविधान से कि अपने समाज में अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो, स्थापना हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कहां बताया गया है, आर्टिकल 37 में। ये पहली बात। और दूसरी बात है कि इसी में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसे नहीं ले जाया जा सकता, यहीं पर बताया गया है। ठीक है, कि न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है। और यहीं पर बताया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के बारे में। ठीक है, तो 36 में क्या बोलते हैं, राज्य की परिभाषा। 37 में दो बातें हैं, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, दूसरा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 में सामाजिक व्यवस्था, किसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि समाज में ऐसी व्यवस्था बनाए, सामाजिक, सबको एक समान क्या मिले, अधिकार मिले। तो 38 में सामाजिक व्यवस्था के बारे में। और 39 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको एक दो बार पूछ चुका है एग्जाम में, और यह है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट। ठीक, तो 39 में क्लियर। एक बार रिपीट, 36 राज्य की परिभाषा, 37 में दो बातें, पहला कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, दूसरा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 में सामाजिक व्यवस्था बनाना, और 39 में इक्वल वर्क टू इक्वल पेमेंट। ठीक, क्लियर, ये हो गया 4 आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद 39A, 40, 41 और 42। तो 39A में कहा गया है निशुल्क न्याय की व्यवस्था करना, कि जो गरीब वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, जो निशक्त जन है, जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते, जिनको न्याय नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनाना कि उन्हें क्या मिले, निशुल्क न्याय मिल जाए। तो 39A में निशुल्क न्याय के बारे में कहा गया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 40, यही है गांधीवादी सिद्धांत। आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर कहा गया है ग्राम पंचायत का गठन। याद रखना, पंचायत वर्ड यूज नहीं किया है, क्या यूज किया है, ग्राम पंचायत। पंचायत बोलने से वो आर्टिकल 243 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है पंचायत वर्ड, पंचायत का मतलब कौन से आर्टिकल में वर्णित है पंचायत, तो आर्टिकल 40 नहीं है, वो आर्टिकल 40 में डायरेक्ट लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। ठीक, तो केवल ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया आर्टिकल 40 में। ठीक है, क्लियर। तो 39A निशुल्क न्याय, 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 बोलता है कि बेरोजगार, दुर्बल, विकलांग, ठीक, ओके, गरीब वर्ग के लिए कार्य। ठीक, कि बेरोजगार लोग, दुर्बल लोग, गरीब वर्ग, विकलांग लोगों के लिए क्या करना, सरकार को कार्य करने चाहिए, इनके लिए नियम कानून बनाना चाहिए। तो गरीब वर्ग, दुर्बल वर्ग, विकलांग वर्ग और बेरोजगारी के लिए कार्य करने के लिए बारे में कहा गया आर्टिकल 41 में। ठीक है, क्लियर। 39A निशुल्क न्याय, 40 ग्राम पंचायत, 41 गरीब, दुर्बल, निसहाय और विकलांग लोगों के लिए कार्य। 42 में दो बातें कही गई हैं। 42 में पहली बातें हैं कि कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण बनाना और मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। ठीक, मातृत्व अवकाश के बारे में, पहले मातृत्व अवकाश 24 सप्ताह का था, मगर अभी एट द प्रेजेंट मातृत्व अवकाश हो गया है 26 सप्ताह का।
ठीक है ना। इसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 से कितना कर दिया गया है, 26 सप्ताह कर दिया गया है। हाँ, बट यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है कि वो जो भी महिला जो गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक, अगर वो मातृत्व अवकाश लेना चाहती है, मतलब जब प्रेग्नेंट है और उसको अवकाश चाहिए, तो ये डिसाइड नहीं किया गया कि वो कब लेगी, वो उसके ऊपर है कि वो कब मातृत्व अवकाश लेनी चाहती है, मैटरनिटी लीव लेना चाहती है। और इस बीच उसे क्या मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगा, उसका पेमेंट नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर। तो मैटरनिटी लीव और कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण बनाना, ताकि महिलाओं को अच्छे से कार्य करने के लिए क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, उनके लिए स्वस्थ और खुशहाल वातावरण हो। तो 43 पूरा का पूरा किसके ऊपर है, सॉरी 42 पूरा का पूरा किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। ठीक है ना, कि कार्यस्थल पर उनके लिए स्वस्थ वातावरण भी बनाए और उन्हें मैटरनिटी लीव भी प्रदान करे। ये कौन सा आर्टिकल है, 42 है। क्लियर। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, 36, 37, 38, 39 और 40, 41, 42। ठीक है ना। तो 36 है राज्य की परिभाषा, 37 है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, कितना, 37। 38 सामाजिक व्यवस्था बनाना, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 39A निशुल्क न्याय दुर्बल और गरीब और निःशक्त जनों को। ठीक, 40 आपका ग्राम पंचायत, 41 बेरोजगार दुर्बल गरीब विकलांगों के लिए सहायता, 42 कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण बनाना और मैटरनिटी लीव। ठीक है, ये है आर्टिकल 42। अब आ जाओ 43 और 43A और 43B। ठीक है, ओके। तो 43, तो 43 में बोला है कुटीर उद्योग को बढ़ावा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और मजदूरी देना, मजदूरों को समय पर वेतन देना, समय पर भुगतान। ठीक, दो बातें कही गई है किसमें, 43 में, कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना और मजदूरों को समय पर भुगतान करना, ये कहा गया 43 में। 43A में बोला है कि प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ठीक, मजदूरों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है 43A। और 43B, 43B है सहकारी समिति का गठन, सहकारी समिति का गठन करना। ठीक, यह है आपका 43B में। क्लियर। ठीक, सहकारी समिति का गठन। तो 43, 43A, 43B। तो 43A आपका कुटीर उद्योग को बढ़ावा और मजदूरों को समय पर भुगतान, 43A है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और 43B है सहकारी समिति का गठन। ठीक, क्लियर, ओके। अब आ जाओ 44। तो 44 है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता मतलब कोई भी कार्य क्या हो, समय पर पूरा हो, सरकारी कार्य। ठीक, भारत में अभी तक ये लागू नहीं है। कौन सा, समान सिविल संहिता। कई राज्यों में इसके लिए प्रस्ताव लाया गया, मगर ये अभी तक लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ये लागू नहीं है अभी। ठीक है, क्लियर, ओके। समान सिविल संहिता आर्टिकल कौन सा, 44। ठीक है, ओके। देखो क्या है ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनके बारे में ये कहा गया है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर जो संविधान में वर्णित है, कि संविधान के भाग 4 में दिया गया है कि राज्यों को ये निर्देश है कि वे अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसी में कहा गया है आर्टिकल 47 में मादक पदार्थों का निषेध, मगर फिर भी कई राज्यों में क्या किया गया है कि मादक पदार्थ निषेध नहीं है, मगर संविधान में तो ये वर्णित है। तो यहाँ पर तो 47 में मना किया, मगर फिर भी क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये भी कह दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो यूज करे, मतलब इसका पालन करे, और ना चाहे तो ना करे। इसी कारण अगर ये नीति तत्वों की अवहेलना होती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और अगर राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप अगर कार्य नहीं करती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर उनके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। ठीक है,
क्लियर। तो आगे बताऊंगा, मगर फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आर्टिकल में जो जो बातें कही गई हैं राज्य सरकार उसको लागू करे, क्योंकि उसको पहले ही कह दिया गया है कि राज्य सरकार अगर इनका पालन नहीं करेगी तो इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है ना। ये केवल एक निर्देश है किनको, राज्यों को, ठीक है ना। ओके ठीक। तो 44 है समान सिविल संहिता, और 45 है आपका कि आंगनबाड़ी केंद्रों से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक। आंगनबाड़ी केंद्रों से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये कहा गया है 45 में। इसी ऐसे ही एक है आर्टिकल 21A, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर उसको 45 में रखा गया है आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से। फिर एक 11वें नंबर का मूल कर्तव्य में रखा गया है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करें, ठीक है ना। ओके, तो शिक्षा से संबंधित 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मान्यता रखी गई थी संविधान में, ठीक है ना। उसी में से एक था आपका आर्टिकल 45, जिसमें कहा गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से क्या देना, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। ओके, तो 43, 43A, 43B, 44 और 45। तो 43 है आपका कुटीर उद्योग को बढ़ावा और मजदूरों को समय पर भुगतान। 43A है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 43B है सहकारी समिति का गठन। 44 है समान सिविल संहिता। 45 है आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से शिक्षा या प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। क्लियर। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, फिर आ जाओ 46, 47, 48 और 48A। तो 46 है SC ST का आरक्षण, उनको आरक्षण देना, ठीक। 47 है मादक पदार्थों का निषेध और स्वस्थ पोषक आहार प्राप्त करना, स्वस्थ पोषक आहार प्रदान करना, ठीक। ओके, तो 46 है आपका ST SC का आरक्षण, उनको आरक्षण देना। 47 में है मादक पदार्थों का निषेध और स्वस्थ पोषक आहार देना। यही उल्लंघन कर देता है नीति निर्देशक तत्वों की, क्योंकि देखो राज्य सरकार क्या की कि जैसे कहा गया कि जर्दा युक्त तंबाकू बैन, बट यहाँ पर क्या किया गया कि जर्दा युक्त तंबाकू तो बैन किए, मगर यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि गुटखा अलग कर दिया, सुपारी अलग कर दिया और उसका जर्दा अलग कर दिया, केपी नाम दे दिया गया उसको। तो आखिर बेच तो आप वही रहे हो ना, ठीक। क्लियर। और छत्तीसगढ़ में क्या है कि छत्तीसगढ़ में सरकार अब खुद शराब का ठेका आबकारी विभाग अपने अंदर ले ली है, मतलब शराब को बेचना बेचना अब कौन कर रही है, खुद गवर्नमेंट कर रही है, ठीक। और जबकि संविधान में ये बैन है कि आप मादक पदार्थ को बैन कीजिए, मगर सरकार क्या कर रही है कि छत्तीसगढ़ में खुद ही बेच रही है अब शराब को, और जबकि सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत है छत्तीसगढ़ में, शराब सरकार की सबसे बड़ी आय का स्रोत है, ठीक। क्लियर। अब इसको बंद करेंगे तो लॉस ही लॉस है, तब सरकार क्या कर रही है कि हम खुद ही बेचेंगे। तो ओवरऑल आखिर आप उसको बढ़ावा तो दे रही हो ना। तो यहाँ पर 47 तो मना कर रहा है, मगर आप उसको उल्लंघन कर रहे हो। तो अब इसके लिए हम कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं ले जा सकते, क्योंकि साफ पहले ही मना कर दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। क्लियर। ओके, तो 46 क्या बोलता है, SC ST का आरक्षण। 47 बोलता है मादक पदार्थ और स्वस्थ पोषक आहार, मतलब मादक पदार्थ प्रतिबंध, ठीक, और स्वस्थ पोषक आहार प्राप्त करना, ठीक, कि हमारा ये अधिकार है कि हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने को और स्वस्थ और पोषक क्या मिले, भोजन प्राप्त हो, ठीक है ना। क्लियर। तो 47 में ये कहा गया। 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा, कि सरकार अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कृषि का विकास हो, पशुपालन का विकास हो, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार की है ना नरवा घुरवा बाड़ी वाला, ठीक है, गोधन न्याय योजना वाला। तो इस तरीके से क्या कर रही है, वो बढ़ावा दे रही है, ठीक है। क्लियर। तो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, उनके लिए नियम कानून बनाना, ठीक है। क्लियर। उसके बाद 48A वन और पर्यावरण का संरक्षण, वन और पर्यावरण का संरक्षण, ठीक। एक बार शुरू से अंत तक रिवाइज करते हैं, पहले 48 तक। तो पहला है आपका 36 राज्य की परिभाषा। 37
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 37। 38 सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39A निशुल्क न्याय व्यवस्था। 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 दुर्बल, बेरोजगार, गरीब लोगों और विकलांग लोगों के लिए सहायता या सेवा कार्य करना। 42 कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण बनाना और मैटरनिटी लीव जो वर्तमान में 26 वीक है। फिर 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और समय पर मजदूरों को भुगतान। 43A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 43B सहकारी समिति का गठन। 44 समान सिविल संहिता। 45 आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 46 ST SC का आरक्षण। 47 मादक पदार्थ निषेध और स्वस्थ पोषक आहार प्राप्त करना। 48 कृषि और पशुपालन का संरक्षण या बढ़ावा। 48A वन और पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद 49, 50 और 51। तो 49 है ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ठीक। 50 शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। देखो, शक्ति का विभाजन कहने का मतलब यह है कि यहां पर कहा गया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा करना। मतलब इस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि कार्यपालिका का कार्य अलग है, विधायिका का कार्य अलग है और न्यायपालिका कार्य अलग है। ठीक, तीनों की शक्तियों को बांट दिया गया है। विधायिका को कहा गया है कि आप कानून बनाओ, कार्यपालिका को कहा गया है कि उन कानून को आप इंप्लीमेंट करो, लागू करो, और न्यायपालिका को कहा गया है कि अगर कोई अन्याय हो रहा है या उसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए वो न्याय करे। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य कार्यों को क्या किया गया है, बांट दिया गया है। इसी को बोलते हैं शक्ति का विभाजन या कार्यों का बंटवारा। ये है आपका आर्टिकल 50 में। ठीक है। 49 में ऐतिहासिक धरोहर इमारतों का संरक्षण। ठीक। 49 में, 50 में शक्ति का विभाजन, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बना के रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाना। ठीक, 51। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल पूरा 51 तक। एक बार इसको रिवाइज करते हैं बिना देखे, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से बनना है। क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो यहीं से ये आर्टिकल को डायरेक्ट रूप से उठाता है और क्या करता है, पूछता है वो। ठीक है ना, तो आपको आर्टिकल याद होने चाहिए, ठीक है ना, तो ही यहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो एक बार बिना देखे आर्टिकल को क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो 36 बोलता है राज्य की परिभाषा। 37 बोलता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसको नहीं ले जा सकते। 38 सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39A निशुल्क न्याय व्यवस्था। 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 दुर्बल, बेरोजगार, निःशक्त जनों की सहायता। 42 कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण बनाना और मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना और मजदूरों को समय पर भुगतान करना। 43A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 43B सहकारी समिति का गठन। 44 समान सिविल संहिता। 45 आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 46 ST SC का आरक्षण। 47 मादक पदार्थ निषेध और स्वस्थ पोषक आहार प्राप्त करना। 48 कृषि पशुपालन को बढ़ावा। 48A वन और पर्यावरण का संरक्षण। 49 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण।
50 शक्ति का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य, और 51 अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बना के रखना। ठीक है ना, ओके, क्लियर। इतना याद रखना है आपको किसके बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि अगर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य संघर्ष हुआ, ठीक है ना, तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य अगर संघर्ष होगा तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया था, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में 1951 में विवाद में यह निर्णय लिया गया था कि अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संघर्ष होगा तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। किसको? मौलिक अधिकारों को ही क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। ये फैसला आया था चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में कि अगर मौलिक अधिकार और नीति तत्वों के मध्य किसी प्रकार का कोई संघर्ष होता है कि राज्य सरकार बोलती नहीं हमारे अधिकार ज्यादा है, मूल अधिकार को समाप्त, तो यहाँ पर मेन सबसे प्रमुख प्राथमिकता किसको दी जाएगी? मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो यही था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से क्वेश्चन अगर अभी तक देखेंगे तो यहाँ से अधिकतम क्वेश्चन आपके आर्टिकल से आए हैं, क्लियर। तो जितना आर्टिकल बताया हूं उसको अच्छे से एक बार फिर से क्या कीजिए, रीड कीजिए। अगर एक बार में नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, उसको एक बार, दो बार, तीन बार याद कीजिए, ठीक, वो आराम से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी मैं बताऊंगा, ताकि यहां से तो हम लोग पढ़ लिए ये चीज, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, ये भी क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैं एमसीक्यू भी आपको बताऊंगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन कोई आए तो वो हमसे क्या हो जाए, बन जाए। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है ना, उसको समझिए, क्लियर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों के एमसीक्यू बताऊंगा ताकि हमसे यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो क्या हो जाए, बन जाए, क्योंकि खाली केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।